और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और भारत मंडपम में पीएम मोदी बड़े बड़े लीडर्स को रिसीव कर रहे हैं दुनिया को। कौन कौन से लीडर्स हैं वो हम इस वीडियो में आज देखेंगे। टाइटल क्या बताएंगे? मौसम टाइटल है G20 समिट 2023 पीएम मोदी रिसीविंग वर्ल्ड लीडर्स एट भारत मंडपम, जो बाइडेन, ऋषि सुनाक और भी बहुत सारे लीडर्स हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करो, फॉलो करिए इनके चैनल को। उसके लगे लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। भारत मंडपम में यूएसए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का आगमन हो चुका है। मतलब कल हमने देखा एंट्री कि भारत और अमेरिका के arrival। बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और कल हमने ये भी देखा कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जब दिल्ली पहुंचे तो सबसे पहले वो सीधे प्रधानमंत्री के आवास गए और वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच जो वार्ता हुई उसके बाद कुछ ठोस परिणाम जो सामने आए उसमें दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों को जो पहलू परिभाषित करते हैं जिसमें ये बांग्लादेश का शामिल है, जिसमें इनोवेशन भी शामिल है, जिसमें आर्थिक और व्यापार के मुद्दे भी शामिल हैं, इन्हें आगे बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्धता दोबारा से जाहिर की गई। और ऐसे में G20 शिखर सम्मेलन से पहले भी अमेरिका की ओर से लगातार जो बयान आते रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत जिस सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें अमेरिका योगा के भारत boss का हाँ। पूरा समर्थन कर रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन जिनका भारत मंडपम में आगमन और अमेरिका के पहले स्टेट अच्छा, विजिट के नटराज दौरान हाँ। बाहर भी है और अंदर भी है। शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। नहीं, नटराज नहीं, इसको I think और आगे लक्ष्मी। बढ़ाते हुए दोनों ही नेता अपने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान और G20 के मंच पर भी जो वैश्विक मुद्दे हैं, भारत की प्राथमिकता के मुद्दे हैं, अमेरिका ने उनका खुल करके स्वागत किया है। मल्टीलेटरल एजेंसीज इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स के मुद्दे पर अमेरिका स्पष्ट तौर पर भारत का समर्थन करता हुआ नजर आया है। यूएनएससी की स्थायी सदस्यता का भी अमेरिका ने खुले तौर पर समर्थन किया है और ये स्पष्ट तौर पर अमेरिका कहता आया है कि अगर दुनिया की ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना है तो भारत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बदलते हुए परिदृश्य में दुनिया की सोच कितना को बदलना ही खूबसूरत है ना। और दुनिया की बरहाल में सबसे ये डिजिटल पुरानी है ना? डेमोक्रेसी, हाँ। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एक साथ। मौसम ये हम्पी। अमेरिका गए थे मैं- तभी हमने देखा कि किस तरीके से उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति आई और थिंक first जो visit सूर्य देव है उनका हाँ। रथ है ना ये। अपने आवास के अंदर लेकर गए थे और वो ये दिखाता है कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के आई थिंक ये बीच कोणार्क सन टेम्पल है ना, ये उसका है। करीबी हाँ, संबंध मैं ये हैं। कह रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि इस मैंने वक्त मतलब वहाँ पर ही आई थिंक जो रथ रखा हुआ है। हाँ। इस चित्र को राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक्सप्लेन करते हुए कि इसके मायने क्या है, एक भविष्य के मंत्र को साकार करने की। और इस वक्त इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, मात्र 15 वर्ष की आयु में वे इटालियन सोशल मूवमेंट से जुड़ गई थी। 21 वर्ष की आयु में ही वे रोम की काउंसलर चयनित हो गई थी। 29 वर्ष की आयु में ही वे सांसद भी बन गई थी और 2022 में ही उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री पद को संभाला। लास्ट टाइम हमने देखा भी था जब वो आई आई थिंक थी। 2020 में बिल्कुल। जब इटली ने G20 की अध्यक्षता संभाली उस वक्त कोविड-19 का जो क्राइसिस था वो काफ़ी अपनी जड़ें जमा चुका था। ऐसे में रोम डिक्लेरेशन जिसमें स्वास्थ्य को लेकर के एक साझे प्रयास के तौर पर जो प्रेसिडेंसी की थी, इटली ने उसे काफ़ी सराहा गया था और इटली ने भी भरपूर समर्थन दिया है भारत की G20 प्रेसिडेंसी का। केमिस्ट्री आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का स्वागत करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के दोनों देश और इस वक्त मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद Okay. जुगन्नाथ मंडपम में प्रवेश कर चुके हैं। मॉरिशस के साथ भी भारत की कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और इस वक्त दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष का जश्न भी मनाया जा रहा है। और द्विपक्षीय वार्ताओं में भी फिनटेक, ढांचागत विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी जोर रहा क्योंकि मॉरिशस पहला ऐसा देश है अफ्रीकी महाद्वीप का जिसके साथ सेपा भी एग्रीमेंट पर भी आगे हम बढ़ चुके हैं, इसको भी हम साझा करते हैं। तो दोनों देशों के बीच के रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण। भारतीय मूल के कई नागरिक मॉरिशस में अपने कारोबारी संबंधों को आगे बढ़ाते हुए स्पष्ट तौर पर नजर आते हैं और मॉरिशस को
टैक्स ट्रीटीज़ के लिहाज से भारत के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण देश के रूप में देखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ का स्वागत करते हुए सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शिएन पहली लूंग, दफा देखा मैंने। हम मैंने भी। जानते हैं कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बेहतर केमिस्ट्री रखते हैं और ऐसे में सिंगापुर के प्रधानमंत्री का भी एक आमंत्रित देश के तौर पर G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होना स्वाभाविक है। मतलब इनवाइट किया गया हाँ। है ना। आगमन आसियान समिट के दौरान भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया सिंगापुर का स्पष्ट तौर पर, और सिंगापुर से जो भारत सीखना चाहता है उस स्मार्ट सिटीज़ का जो प्रोजेक्ट है, फाइनेंसिंग सिटीज़ ऑफ टुमारो को लेकर के जो कॉन्फ्रेंस हुई गांधीनगर में, उसमें सिंगापुर की बहुत ही अहम भूमिका रही। गिफ्ट सिटी जो बनाया गया है गांधीनगर में, उसमें भी सिंगापुर एक अहम भागीदार के रूप में। और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट नीदरलैंड्स जो आमंत्रित देशों की फहरिस्त में शामिल है ओके। और नीदरलैंड्स के साथ भारत का आदान प्रदान महत्वपूर्ण स्तर पर होता रहता है। नीदरलैंड्स की जो वाटर मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हैं, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। और देखो कितनी गर्म जोशी से मिल रहे हैं। वह यहाँ की यात्रा पर थे तो बहुत सारे बायलैटरल्स के जरिए दोनों देशों के कारोबारी संबंधों को और मजबूत बनाने की कोशिश की गई थी। और आज नीदरलैंड्स फिर के से प्रधानमंत्री जिस मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़े और गले लगकर प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने गर्मजोशी से किया, उसके साथ देख सकते हैं कि दोनों देशों के टर्म्स संबंधों कितने में जो अच्छे हैं। गर्मजोशी है ये उसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट का स्वागत करते हुए ये तो टर्की तुर्की के। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोआन का भारत मंडपम में आगमन। 2003 से 2014 तक आप तुर्की के प्रधानमंत्री रहे हैं। इससे पहले आप इस्तांबुल के मेयर भी रहे हैं और अब तुर्की के राष्ट्रपति के तौर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए और G20 के मंच पर अपने देश को प्रस्तुत करते हुए। तुर्की ने 2015 में G20 की अध्यक्षता संभाली थी और उस वक्त इंक्लूसिवनेस, इन्वेस्टमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के 3I के इर्द गिर्द पूरी की पूरी प्रेसिडेंसी तुर्की की थी। और भारत की प्रेसिडेंसी में इंक्लूसिव एक पहला एजेंडा जिसको कहा जा सकता है, और एक्शन ओरिएंटेड जो हमारा अंतिम एजेंडा है जिसको आप इम्प्लीमेंटेशन के साथ जोड़ सकते हैं, तो दोनों ही प्रेसिडेंसी में काफ़ी समानता दिखाई देती हुई और बहुत ही। और 2015 में जब तुर्की की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, तब W20 विमेन 20 का भी एंगेजमेंट ग्रुप जिसका निर्माण किया गया था, जिसका गठन किया गया था, और वहीं से महिला विमर्श के मुद्दों को भी आगे बढ़ाया गया, जिससे पहले G20 में कोई महिलाओं के मुद्दे पर विमर्श का अलग से कोई समूह नहीं था। तो तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोआन का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंक्लूसिव। और इस ऋषि वक्त सुनक। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का आगमन सुनक। भारत मंडपम में। भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं, पहले ब्रिटिश एशियन जिन्होंने ये पद संभाला है। और आप पहले राजकोष के चांसलर भी रह चुके हैं, ट्रेजरी के मुख्य सचिव भी रहे देश में, और अब यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पद को संभालते हुए ऋषि सुनक, हमने देखा कि कल जैसे ही वे हवाई जहाज से उतरे उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी के साथ गले मिलते हुए ऋषि सुनक के साथ और हैंडशेक करते हुए औपचारिक स्वागत। G20 का समर्थन और सबकी निगाहें होंगी भारत UK FTA वार्ता पर, जो कि फ्री ट्रेड बहुत ही एग्रीमेंट। फाइनल स्टेज में है और दोनों नेता इसको अंतिम रूप दे सकते हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर होंगी कि भारत UK FTA को लेकर के दोनों देश कैसे आगे बढ़ते हैं। और G20 के सभी मुद्दों पर समर्थन करते हुए ऋषि सुनक स्पष्ट तौर पर, खुले तौर पर, औपचारिक तौर राष्ट्र अध्यक्षों का पहुंचना जारी। संयुक्त राष्ट्र के ये तो सेक्रेटरी वो है जनरल ना। एंटोनियो गुटेरेस, जो इससे पहले United यूनाइटेड नेशंस Nations। हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज ओके। के कमिश्नर भी रह चुके हैं। 10 साल तक वे वंचित और संवेदनशील समूहों, उनके मुश्किलों को बहुत करीब से महसूस करते रहे हैं। ये ज्ञात रहे कि जब वो कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज थे, उस वक्त सीरिया, इराक, सूडान, यमन, इनके विस्थापितों का दर्द भी उन्होंने करीब से देखा है। वे पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और Okay। सेक्रेटरी जनरल के तौर पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, कई महत्वपूर्ण शुरुआत की है। और G20 की अध्यक्षता के लिहाज से ये समझना ज़रूरी है कि कल ही उन्होंने बड़ा बयान दिया कि यूनाइटेड नेशंस में भी रिफॉर्म के लिए वो तैयार हैं। जी। यूनाइटेड नेशंस के चीफ के तौर पर ये बड़ा बयान भारत की प्रेसिडेंसी में आना और भारत की प्रेसिडेंसी को
समर्थन देना यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक बड़ा बयान। और ये प्रधानमंत्री तस्वीरें नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक। इस वक्त सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का स्वागत करते हुए। और ये योग वॉल जिसके आगे से सभी राष्ट्राध्यक्ष गुजर रहे हैं, महत्वपूर्ण। स्पेन की उपराष्ट्रपति नाडिया कैल्विनो सेंटामारिया, हम जानते हैं कि स्पेन यूरोपीय संघ का हिस्सा है और स्पेन के साथ भारत के संबंध बेहतर है। और ऐसे में स्पेन की उपराष्ट्रपति और उनके चेहरे पर खिली मुस्कुराहट ये बयां करती है कि इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित देश के तौर पर शामिल होना स्पेन इसे महत्वपूर्ण मानता है। दोनों देशों के बीच स्किल्ड वर्कफोर्स के आदान प्रदान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता दिखाई दे रही है। और स्पष्ट तौर पर जो G20 में बातचीत चल रही है, लेबर फोर्स के किसी भी तरह के मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो एक आम सहमति, एक वैश्विक सहमति बनाई जाए, उसमें भारत और स्पेन दोनों ही देशों को फ़ायदा होने की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन की उपराष्ट्रपति नाडिया कैल्विनो सेंटामारिया का स्वागत करते हुए हैंडशेक करते हुए। नौ आमंत्रित को। और इस वक्त ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, ब्राजील जो भारत से अध्यक्षता ग्रहण करेगा, भारत के बाद ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष होगा। ऐसे में ट्रोइका के तहत ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा भारत मंडपम में आगमन। ब्रिक्स के साझे सदस्य के तौर पर भारत और ब्राज़ील लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे हैं एशिया का और विकासशील देशों का। देख रहे हैं ब्रिक्स के मंच के ज़रिए ही दोनों देशों को एक सशक्त आवाज़ भी समझा जाता है विकासशील देशों की। और इसलिए कहा जा रहा है कि जो ट्रोइका है बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत से प्रेसिडेंसी अब ब्राज़ील को सौंपी जाएगी और कल शाम इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राज़ील को आधिकारिक तौर पर G20 2023-24 की अध्यक्षता सौंपेंगे। और इसके हालांकि ये सितंबर, ये जो कल डिक्लेरेशन किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रेसिडेंसी, उसके बाद भी भारत की ओर से काम जारी रहेगा 30 नवंबर तक। 1 दिसंबर से ऑफिशियली ये प्रेसिडेंसी जारी और विकासशील देशों को मुद्दों को प्राथमिकताओं के तौर पर ज़रूर शामिल किया जाएगा। पूरे विश्व को यही उम्मीद। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष जिनका आगमन हो रहा है और अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असुमानी इस वक्त मंडपम में प्रवेश करते हुए अफ्रीकी संघ जिसको इस शिखर सम्मेलन में सदस्यता मिल सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असुमानी का स्वागत करते हैं। मतलब एक गर्म जोशी नजर आती है लीडर्स में ना। जोशी के साथ हैंडशेक किया जा रहा है। ये बताती है कि अफ्रीकी संघ को G20 शिखर सम्मेलन में सदस्यता मिलने के आसार पूरे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी खबर। देशों की फहरिस्त ये तो में बांग्लादेश की है ना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जिनका आगमन हो गया है। बांग्लादेश हमारा बेहद करीबी पड़ोसी देश। कल ही प्रधानमंत्री की बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच इस द्विपक्षीय वार्ता में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाना, कमर्शियल लिंकेजेस को बढ़ाना, कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का औपचारिक स्वागत करते हुए। पड़ोसी देशों के साथ भारत सदा ही अपने रिश्तों को प्रगाढ़ करने में जुटा रहता है और ऐसे में बांग्लादेश प्रधानमंत्री जस्टिन पियर जेम्स ट्रूडो का आगमन। इनको कौन भूल सकता है? कौन नहीं जानता ये पहले तो वही तो कह रही, कौन भूल सकता है, मतलब सेम है। बयान दिए हैं, लेकिन देखना होगा कि G20 शिखर सम्मेलन में जो चर्चाएं आगे बढ़ेंगी उनमें कनाडा के प्रधानमंत्री क्या पक्ष लेते हैं। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन पियर जेम्स ट्रूडो का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो राजनीतिक या भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत मंडपम पहुंच चुके हैं और इस वक्त
कुछ ही देर पहले हमने देखा कि उनका भारत में आगमन हुआ था और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मतलब जैसे ही पहुंचे हैं और उसके बाद यहाँ पर आ गए, है ना? लग रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य आगमन मतलब अराइवल ही होता ना शायद पूरी दुनिया में हम वैसे आगमन शायद अराइवल या शायद यहाँ पर अराइवल हुआ है। सऊदी अरब की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और जो कच्चे तेल की कीमतें हैं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती हैं। ऐसे में ये जो लीडरशिप दिखाई गई है सऊदी अरब की ओर से भारत के G20 के प्रेसिडेंसी के दौरान तमाम वर्किंग ग्रुप्स के दौरान जो एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा है उसमें एक बहुत ही मजबूत स्तंभ के रूप में सऊदी अरब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत के G20 का समर्थन किया है। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वागत करते हुए संगठनों के अध्यक्ष जिनका स्वागत हो रहा था और अब आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि और अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष जिनका स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ओमान के उप प्रधानमंत्री सईद असाद बिन तारिक अल सईद जिनका आगमन मंडपम में। अच्छा वैसे एक चीज़ में देखिए अरब में नाम बहुत लंबे होते हैं ना। सबसे वरिष्ठ अधिकारी उप प्रधानमंत्री ही होते हैं और ऐसे में अपने देश ओमान का G20 में आमंत्रित देश के तौर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ओमान के उप प्रधानमंत्री। अतिथि देवो भव की अवधारणा को ज़मीन पर उतारते हुए भारत मंडपम में G20 की अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन से ठीक पहले सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और उसके बाद अतिथि राष्ट्र उनका स्वागत, ये हमारी परंपरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन अतिथि देशों का G20 की बैठकों में शामिल होना एक ग्लोबल इम्पॉर्टेंस उनके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान के उप प्रधानमंत्री सईद असाद बिन तारिक अल सईद का स्वागत करते हुए फॉर्मल फोटो ऑप देख सकते हैं। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, इजिप्ट जहां पर भारत अपने बहुत ही करीबी रिश्ते साझा करता है और राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत के साथ अपने रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा चुके हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट और आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में इजिप्ट की यात्रा भी की और दोनों देशों और ऐतिहासिक यात्रा कई सालों के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री इजिप्ट की यात्रा पर गया और बहुत ही गर्मजोशी के साथ आई थिंक अमेरिका से वापसी पे हाँ ना शायद आपकी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी का स्वागत करते हुए हैंडशेक करते हुए। हमने वीडियो देखी थी कोणार्क के सूर्य मंदिर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस 2018 में जब अर्जेंटीना ने G20 की अध्यक्षता की तो उस वक्त फूड सिक्योरिटी को एक मुद्दा बनाया। शायद किसी को नहीं पता होगा कि उसके बाद कोविड और उसके बाद रशिया और यूक्रेन क्राइसिस के बाद फूड इनसिक्योरिटी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। लेकिन आज भारत ने ज़बरदस्त लीडरशिप का परिचय दिया। फ्यूल क्राइसिस, फूड क्राइसिस, फर्टिलाइज़र क्राइसिस, 3F की जो क्राइसिस है उसको सेंटर में रखते हुए वार्ताओं के ज़रिए कैसे इस संकट का एक साझा हल निकाला जाए, पुरजोर कोशिश की भारत ने अपनी ओर से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस का स्वागत करते हुए। अच्छा, अर्जेंटीना के जो भारत के साथ कई विभिन्न समूहों में मंच साझा करता है और इस वक्त G20 शिखर सम्मेलन में और इस वक्त ट्रॉयका देशों के राष्ट्राध्यक्ष जिनमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति लास्ट टाइम इंडोनेशिया में हुआ था आगमन। इंडोनेशिया जो पहले अध्यक्ष रहा है ट्रॉयका, यानी वे 3 देश ट्रॉयका में शामिल होते हैं जिससे अध्यक्षता भारत ने ली और जिसे भारत अध्यक्षता देगा यानी। और इस वक्त इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो का आगमन हो चुका है। आसियान समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की अध्यक्षता का पूरा समर्थन किया और G20 के लिए समर्थन की बात की। आसियान के मोर्चे पर भी उस मंच पर भी उन्होंने G20 के प्राथमिकताओं का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये सदी एशिया की है, ये सदी हम सब की है और इसलिए जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक है उस पर फोकस करना आसियान क्षेत्र को
बहुत ही आवश्यक। और इस वक्त नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू। नाइजीरिया को उम्मीद है कि भारत से रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट शायद नाइजीरिया में आ सकता है, और साथ ही साथ स्पष्ट तौर पर औपचारिक तौर पर उन्होंने कहा है कि बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भारत को G20 की प्रेसिडेंसी दी गई है इस साल, और बहुत सारे मुद्दे जो ग्लोबल साउथ पे उठाए गए हैं वो नाइजीरिया ने उनका समर्थन किया है और भारत के प्रति अपनी कृतज्ञता जताई। और अफ्रीका का एक बेहद महत्वपूर्ण सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है नाइजीरिया को। इन मायनों में नाइजीरिया एक बेहद महत्वपूर्ण देश अफ्रीका का, और नाइजीरिया के राष्ट्रपति का G20 में एक आमंत्रित देश के रूप में इस G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होना भी बेहद महत्वपूर्ण संकेत देता है। और नाइजीरिया के राष्ट्रपति का भारत आना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू का स्वागत करते हुए। और स्पष्ट तौर पर नाइजीरिया बहुत ही उत्साहित होगा, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के इंटरेस्ट्स लगातार आने शुरू हो गए हैं। ऑटो सेक्टर में कुछ बड़ी उम्मीदें, कुछ बड़े ऐलान। और इस वक्त दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एम सिरिल रामाफोसा देख रहे हैं सारे। एक महत्वपूर्ण शख्सियत हैं श्री एम सिरिल रामाफोसा, जो रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता रहे हैं, ट्रेड यूनियन के नेता रहे हैं, पेशे से व्यापारी भी रहे हैं। 2014 से 2018 तक आप दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति रहे और अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के पद पर विराजमान। और G20 शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एम सिरिल रामाफोसा का आगमन। हाल ही में ब्रिक्स समिट की सफल मेज़बानी करने के बाद अब G20 के मंच पर दोनों ही नेता एक बार फिर से कुछ ही दिनों में मिलते हुए विकासशील देशों के साझा हितों को वैश्विक मंच प्रदान करते हुए दोनों देशों के संबंध कारोबारी तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और मानवीय तौर पर बहुत ही प्रगाढ़, बहुत ही प्राचीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एम सिरिल रामाफोसा का स्वागत करते हुए, हैंडशेक करते हुए, फॉर्मल फोटो ऑप देते हुए। और इस वक्त दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक यो। दोनों देशों के बीच मित्रता की 50वीं वर्षगांठ दोनों ही देश मनाते हुए और एक स्पेशल कैंपेन G20 से ठीक पहले चलाया गया, जिसमें दोनों देश एक साझी विरासत, विश्वास की विरासत को आगे ले जाने पर सहमत हुए हैं, मित्रता को और प्रगाढ़ करते हुए। और G7 समिट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इनसे हुई और अब G20 का मंच तैयार। और पूरे साल हमने सहयोग देखा कोरिया का भारत की तमाम प्राथमिकताओं पर, और स्पष्ट तौर पर सांस्कृतिक लिहाज से दोनों देश और ज़्यादा करीब आते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक यो, जिनका स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कई सदस्य देश जिनके आगे हैं UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मंडपम में प्रवेश करते हुए। संयुक्त अरब अमीरात एक बेहद महत्वपूर्ण देश, विशेष रूप से आर्थिक रूप से अगर हम बात करते हैं, तेल संसाधनों के कारण और अन्य कूटनीतिक कारणों से भी भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी देश संयुक्त अरब अमीरात। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के दोनों देश काफ़ी ज़्यादा उत्साहित, और हाल ही में जो FTA किया गया है भारत की तरफ से, उसका फ़ायदा अब ज़मीन पर दिखने लगा है, रोज़गार के लिहाज से, GDP के लिहाज से, और दोनों देशों के बीच जो ट्रेड रिलेशंस हैं उसको बढ़ाने में इस FTA की बहुत अहम भूमिका रही है। और बहुत सारे भारतीय सऊदी अरब में जो कार्य करते हैं उनको लेकर के लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और उनको असिस्टेंस दिया जाए, और आप केमिस्ट्री स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का स्वागत करते हुए न केवल हैंडशेक बल्कि दोनों हाथों से उनके हाथों को थामते हुए, उन्हें गले लगाते हुए। तब तक 9 आमंत्रित देश ओमान, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया,
भाई इंडिया में G20 का जो समिट हो रहा है भाई, जिस तरह जो है सब लीडर्स आ रहे हैं भाई, देखकर जो है ना इस बार ये आपको वाइब्स आ रही हैं कि काफ़ी कुछ जो है होने वाला है। बिल्कुल, और ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि हम G20 समिट को इस तरह से देख रहे हैं और उसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है कि G20 में एक्चुअली क्या होता है, किस तरह से वर्ल्ड लीडरशिप बैठकर तो डिफरेंट इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करती है। खैर अभी हम लोग बात करेंगे कि जितने भी आपको G20 से रिलेटेड लीडर्स हैं जो कि G20 के मेंबर्स हैं या फिर ऐसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स जिनको मंत्र क्या बोलते हो जिनको बुलाया गया, इनवाइट किया गया, अब मुश्किल है किया जाता है, प्लीज करेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, मैं इसी तरीके से सीख लूंगी। हर किसी का एक बहुत महत्व है क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है लीडर्स की और जितनी गर्म जोशी से वो मिल रहे हैं, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन है, उनके हैंड मूवमेंट, उनकी जो जेस्टर्स हैं, मतलब हर चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो चीज़ आपको देखने को मिलती है कि इन दो देशों की लीडरशिप में कितनी ज़्यादा आपको एक फ्रेंडशिप, एक ऐसा इन्वायरमेंट नज़र आता है कि ये दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर डिफरेंट मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हैं, डिफरेंट जगहों पर वो एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार हैं, ट्रेड करने के लिए तैयार हैं और बाकी जो इम्पोर्टेंट डिस्कशंस हैं उन पर काम करने के लिए तैयार हैं। भाई जो है ना एक लीडर की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत कुछ बताती है। अगर आपने जो है देखा हो ये पूरी वीडियो, हमने खास तौर पर मैं मेल लीडर्स की बात करूंगा, एक बॉडी लैंग्वेज जो थी ना उनकी वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। अगर आपने जो है वो चीज़ नोट की हो, और पीएम मोदी जी की मैं बात करूँ, जिस तरह वो वेलकम कर रहे थे सारों को, और जो है बीच में कुछ लोगों को जो है पीछे जो कोणार्क सन टेम्पल की जो एक प्रतिमा बनी हुई थी उसके बारे में भी जो है वो बता रहे थे। तो भाई मेरा ख्याल है कि इस इवेंट में जो है ना अब क्योंकि आज जितने भी लीडर्स है वो आ चुके हैं और जो है वो एक तरह का समिट जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो अब जैसे जैसे चीज़ें जो है वो सामने आएंगी, भाई क्या क्या डिस्कशन किया गया है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा। बिल्कुल, और आज जैसे हम लोगों ने वीडियो देखी और जिस तरीके से हम लोग साथ में वॉइस ओवर भी सुन रहे थे, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि हर सेशन का अपना एक डिफरेंट मुद्दा रहता है जो कि उस टाइम के अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसको उसमें डिस्कस किया जाता है। व्यापारी को भी डिस्कस तो किया जाता है कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था है उसको अच्छा किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ बाकी दुनिया के जो हालात हैं, उनको जो प्रॉब्लम है, इवन के ऐसे कंट्रीज जो कि अगर जिनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, उनको इनवाइट करके उनको कैसे साथ लेकर चला जाए। आई थिंक ये तो इंडिया ने ही स्टार्ट किया है, जिस तरीके से हम लोग अफ्रीका के देशों को देखते हैं और ग्लोबल साउथ के बारे में खास तौर पर, तो मुझे लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक इवेंट है जहां पर इंडिया जो है वो बहुत सारे और भी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करेगा, उनकी क्या मुश्किलात है, किस तरीके से उनको साथ लेकर चला जा सकता है। सो मुझे लगता है कि इससे एक तो अगर देखा जाए तो इंडिया की ग्लोबली और ज़्यादा आपको एक छवि स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आएगी। एग्जैक्टली, ये बड़ा, और ये लीडरशिप जो अभी हम लोग देख रहे हैं इंडिया की, जिस तरीके से, मतलब मैं खासतौर पर बात करूँगी पीएम मोदी जी की, लाइक जिस तरीके से वो मतलब सबको रिसीव कर रहे थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, सो आपको एक डिफरेंस नज़र आता है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर में और एक ऐसे लीडर में जो कि मतलब इतना ज़्यादा काम नहीं करते, सो उनमें क्या डिफरेंस एक रहता है। आई विश के पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस इवेंट को पूरा फॉलो करें, देखें, ऑब्जर्व करें, ताकि पता चले कि भी G20 की क्या इम्पोर्टेंस है, और अगर इंडिया आज G20 में बैठा हुआ है तो उस इंडिया ने अपनी कितनी वैल्यू बनाई है। जैसे कि हम लोग फर्स्ट फ्रेम से देखते हैं कि जो अमेरिका की लीडरशिप है वहाँ से लेकर यूएई की लीडरशिप लास्ट फ्रेम तक, मतलब आपको एक जो बॉडी लैंग्वेज नज़र आती है सब लीडर्स की, आपको आइडिया होता है भाई कि किस गर्मजोशी के साथ वो मिल रहे हैं, और ये जो इवेंट होने जा रहा है ये कितने इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करने वाला है। और डेफिनेटली अभी और जो वीडियो सामने आएंगी तो हम लोगों को आइडिया होगा कि किन किन मुद्दों पर जो है वो बात की। भाई आज के टाइम में अगर देखा जाए ना तो डिफरेंट ग्रुप्स में जो है ना कंट्रीज का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप डिप्लोमेटिक वे से जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं, उनके लिए जो है बातचीत जो है वो की जाती है। अभी जैसे इंडिया की बात की जाए ना तो आपको दुनिया के जितने भी बड़े बड़े संगठन है वहाँ पर इंडिया जो है वो आपको ज़रूर जो है वो दिखाई देता है। वहाँ पर जो है वो एक जो
कहते हैं ना कि परफॉर्मेंस होना और डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों पे बातचीत करना, वो जो है वो आपको जो है वो दिखाई देती है। हाँ, ये है कि पब्लिक को, जहाँ पे आपने पाकिस्तान की बात की ना, वह पब्लिक को जो है ये जो है नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि भाई आज के टाइम में जो है ना आपके डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कितने ज़रूरी हैं। अभी जैसे बीच में जो है यूके के साथ जो है FTA साइन कर रहा है, यूएई के साथ इंडिया जो है FTA साइन कर रहा है, तो इसका जो है इम्पैक्ट यूएई पे भी बहुत पड़ेगा, यूके और इंडिया की पब्लिक पे भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आपके जो है GDP ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, कई सारे बिजनेस में जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। तो भाई मेरा ख्याल है कि जो आज का टाइम चल रहा है ना, इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट जो दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं या ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें जो है आपकी एंट्री होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो एंट्री इसी तरीके से बनेगी ना जब लोग जो हैं वो मतलब काम करेंगे, उनका अपना कोई इस तरह से कंट्रीब्यूशन रहेगा। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो आज इंडिया के लोग आपको पूरी दुनिया में नजर आते हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट पर नजर आते हैं, और बिजनेस अगर आप देखो तो उसमें भी आपको नजर आते हैं। सो एक इन्फ्लुएंस इस तरीके से आपका बनता है जब आप काम कर कर दिखाते हो। जैसे कि बीच में वीडियो में बोला भी गया कि मतलब ऐसे मुद्दों पर भी बात किया जाएगी कि जो स्किल्ड लेबर है उस पर भी बात की जाएगी। तो ये क्या होता है कि इससे आपकी इमिग्रेशन आसान होती है, आपके लिए जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करना इजी हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मुझे लगता है कि जो कि लीडरशिप की वजह से ही आपके लिए आसानियां पैदा करती हैं। एनीवे मैं कहूँगी कि ओवरऑल बहुत ही अच्छी वीडियो थी। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जिस तरीके से जो एक रैंप बनाया गया, वहाँ से वॉक करते हुए सबसे पहले तो आपको योगा वाला, हाँ बिल्कुल एक उस तरह का एक नज़र आता है सेगमेंट पूरा। फिर आप आगे आते तो आपको कोणार्क सन टेम्पल जो है उसके बारे में जो है वो बताया जाता है और दिखाया जाता है। सो बहुत ही खूबसूरत, और जो थीम है इस मरतबा वो भी बहुत खूबसूरत है कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में हमें बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसमें हम लोगों को डिफरेंट मुद्दों के बारे में पता चलेगा। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और आप G20 का जो समिट है इसके बारे में क्या सोचते हैं कि किस किस तरीके से किन किन मुद्दों पर बात की जाएगी और उसका क्या आपको रिजल्ट जो है वो नजर आएगा। जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।